नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं। जिस शांति समझौते के जरिए जंग खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, आज वो कागज के टुकड़ों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 मर्चेंट शिप्स पर हमलों के बाद मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलसने लगा है। अमेरिका ने ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और ये सभी सैन्य ठिकाने। पलटवार में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। बारूदी वार पलटवार के इस टकराव का असर हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर वैश्विक शेयर बाजार तक दिखाई देने लगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, निवेशकों में डर है और सवाल यह है कि क्या यह मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का एक नया चैप्टर है, अध्याय है और खतरनाक अध्याय है। क्या अमेरिका ईरान का यह टकराव एक बार फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा? क्या कच्चे तेल की कीमतों में आया यह उबाल दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को एक और मंदी की ओर धकेल देगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दी। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध के बारूदी शोले भड़क गए हैं और एक बार फिर दुनिया भर के शेयर बाजारों से लेकर ऑयल सेक्टर में खलबली मच गई है, क्योंकि अमेरिका ने सीजफायर के बीच बुधवार तड़के ईरान पर ताबड़तोड़ भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमले किए गए। आईआरजीसी की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान की पोर्ट फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यह एयर स्ट्राइक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 मर्चेंट शिप्स पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका ने हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले का दावा किया है। आईआरजीसी ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 से ज्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक हमलों में बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने ईरान के बूशहर प्रांत में खोरमोज क्षेत्र में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि ईरान के दावों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका ईरान के बीच सैन्य टकराव अब और खतरनाक मोड़ ले चुका है। Very much truth in that Iran has been heavily damaged, and Americans can damage even more bombing. But the question would be that what will that achieve? America and Israel tried with all their firepower, with all their economic blockade, naval blockade, but Iran has survived even despite that damage. And now, after the funeral of Ayatollah Khamenei, which is still ongoing, I think a sense of nationalism and resolve has grown in Iran. The regime has shown that it has survived, that there is continuity. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए, दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। युद्ध का असर सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रहा, दुनिया भर के बाजार भी इसकी चपेट में आ गए। वैश्विक शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट हो गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद कच्चा तेल महंगा हो गया। इधर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स में भी गिरावट देखी गई है और निवेशकों में महंगाई और सप्लाई संकट की चिंता छा गई है। अमेरिका ने 17 जुलाई से ईरानी तेल के निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में पैनिक की स्थिति है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के ये हमले ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के बीच हुए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ईरान के नजफ से तेहरान लौट गए। नजफ में आज अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा निकल रही है।
अमेरिका ईरान के बीच फिर से भड़के बारूदी तनाव के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में सीज फायर की उम्मीद एक बार फिर से धुएं की तरह उड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ना अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दुनिया भी ये सोच ही रही थी कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत कम हुई थी, बाकी चीज़ें ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा था वो थम जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करना है, और ईरान की तरफ से भी अगर इजराइल मान जाता है तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये राख पूरी तरीके से बुझती, इसमें एक बार फिर से बारूद भर दिए गए, और जिस तरीके के हमले हुए हैं उसके बाद क्या ये चैप्टर 2 यानी कि दूसरे अध्याय की शुरुआत है अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध के बीच? दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर माफ कीजिए कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। पूर्णिमा नाथ पॉलिटिकल रिसर्चर अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बेनी बेन्यामिन हमारे साथ हैं, पूर्व आईडीएफ सैनिक हैं और इजराइल से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद आसिफ रिजवी राजनीतिक विश्लेषक ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं इजराइल जाना चाह रहा हूं। बेन्यामिन जी, क्या ये चैप्टर 2 है? आप लोगों के लिए तो वही अध्याय है जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से स्ट्राइक किया है। तो ये युद्ध जो दुनिया समझ रही थी कि अब रुकने वाला है, अब ये रुकने वाला नहीं है क्या? इसके अंदर इजराइल कुछ बोल भी नहीं सकता है, बिकॉज अमेरिका और ईरान के बीच में अभी कुछ चल रहा है, जो पीस टॉक चल रहे हैं। उसके अंदर बीच में ईरान उनसे वेसल्स के ऊपर शूटिंग किया, और फिर बाद में अमेरिका ने जो कुछ किया वो किया। इजराइल इसके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है अभी, बिकॉज अमेरिका ने बोला है वेरी क्लियरली कि इजराइल मस्ट सिट एट द बैक एंड वॉच। So we are not interfering in any of these decisions. कौन से भी decisions के अंदर हम लोग we are not involved. तो मतलब इजराइल अलग हो चुका है, ये अब सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध है। राइट। हमारे को उधर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं इधर कि वहाँ उधर। हम लोग का एक्चुअली वी आर सिटिंग एट द साइड एंड वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इट्स perfectly how to say very strictly America has told us not to interfere, so we are not interfering. मतलब कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, ये सीधे सीधे अब अमेरिका ईरान के बीच होगा, बाहर से पूरी दुनिया देखेगी। क्या लग रहा है कि ये चैप्टर 2 शुरू हो गया है? और जय हिंद, नमस्कार। अगर हमने चैप्टर 2 के तौर पर इसको देखना है तो मैं तो अपने इजरायली पैनलिस्ट से कहूँगा, क्या इजराइल ये जो स्ट्राइक्स अभी हो रही हैं इसे कंडेम कर पाएगा? आई डोंट थिंक इट विल बी एबल टू कंडेम, बिकॉज रीजंस कैन बी एनीथिंग। ज़्यादा बड़ी बात यह होगी, क्या इजराइल लेबनान वाले फ्रंट पर जो सो कॉल्ड पीस का एग्रीमेंट रहा है, सीज फायर का एग्रीमेंट, उसको मेंटेन कर पाएगा? पिछले 12 घंटे में ऐसा नज़र नहीं आता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं सिर्फ आपके सामने एक एवेल्युएशन रख रहा हूँ। सो ये कहना शायद गलत हो जाएगा कि इजराइल इस चीज़ में इन्वॉल्व ना है अभी और ना आगे होगा। आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, बिकॉज इजराइल एंड अमेरिका एक तरह से जो मेरे लैंग्वेज में मैं कहता हूं ना कि इजराइल वो बुलबुल है जिसमें यूएस की जान बसती है। इजराइल एंड यूएस विल ऑलवेज बी टुगेदर। वो जो छोटे मोटे डिफरेंसेस नजर आते हैं कि ट्रंप ने कुछ कह दिया, नेतन्याहू ने कुछ कह दिया, दोज आर वेरी वेरी माइनर थिंग्स। अदरवाइज एज फार एज आई एम कंसर्न, आज अगर यूएस अकेला इन्वॉल्व है, जो 12 घंटे की अगर रिपोर्ट के हिसाब से चलें, तो आज नहीं तो कल आप देखेंगे अगर ये एस्केलेट होता है तो इजराइल विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व। ठीक है सर, एक बार ईरान चलते हैं। रिजवी साहब हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, क्या बातचीत खत्म हो चुकी है? अब शांति समझौते पर जो बात चल रही थी वो बातचीत दोबारा से अब नहीं आप लोग करने जा रहे हैं? एक नया सिरा शुरू हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा और मौका दिया। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसकी शुरुआत जो है अमेरिका करता है हमेशा से, और अमेरिका बिल्कुल चाहता नहीं है कि पीस और शांति आ सके इस रीजन में। और जिस तरह से ये बैठा हुआ है, जिस तरह से
सांप जो है अपना फन फैला के जो है बिल के बाहर बैठे रहता है, उस तरह से अमेरिका इस रीजन में आके बैठ गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल यहाँ पे शांति आ सकती है, बिल्कुल बातचीत के जरिए हर चीज हल हो सकती है, सॉल्व हो सकती लेकिन है। सर कोई ऐसी अमेरिका बात नहीं तो है, कह रहा है आप क्योंकि लोग वार समझौते कभी को भी नहीं किसी मान रहे हैं, आप लोग समझौते को तोड़ रहे हैं। चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो जैसे कि बाकर कालिबाफ साहब जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका समझौते को नहीं मान रहा है और तोड़ रहा है। देखिए, हम कहीं की एक तरफ की बात सुने, दूसरी तरफ की बात ना सुने, तो ये मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं होगा। मैं ये पहले बताऊं कि देखिए, अभी 3 दिन पहले, ठीक है, अगर आप कहें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये नया वार का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ईरान ने अटैक किया। पहली बात तो ईरान का जो है अभी ऑफिशियल स्टैंड कोई वाज़ेह नहीं हुआ है कि ईरान ने कब अटैक किया, कैसे किया। अभी ईरान का ऑफिशियल, देखिए मैं एनालिस्ट हूँ, मैं जो खबर यहाँ से आती है, मेरा काम है उसको बताना। फैसला जो है दर्शक करेंगे, एक्सपर्ट्स करेंगे, और जो रिपोर्ट आएगी उसकी होगी। तो मैं ये बताऊं कि देखिए, पहली बात तो ईरान ने अभी तक नहीं कहा कि मैंने हमला किया है। दूसरी चीज, आप 3 रोज अगर आप मान भी लें कि यह हमला ईरान की तरफ से था, तो आप देखिए 3 दिन पहले ट्रंप ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, जो धमकियों का सिलसिला जारी है, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, आप एक चीज रिजवी साहब बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली आप लोग, क्योंकि ईरान ने अभी नहीं कहा है कि हमने कोई हमला किया है, लेकिन क्या ऑफिशियली आप ये मानते हैं, या फिर वहां ईरान में ऑफिशियली ये चीजें साफ हैं, क्लियर हैं कि अमेरिका ने स्ट्राइक किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि सेंटकॉम की तरफ से आया है और आईआरजीसी का ये पिछले 130 दिन में आपने भी बहुत अच्छे से बखूबी देखा होगा, एक्सपर्ट्स ने भी देखा होगा, जब भी आईआरजीसी हमला करता है तो वो जिम्मेदारी लेता है। अभी तक आईआरजीसी ने इस जिम्मेदारी का बयान नहीं लिया है, लेकिन तो सर 80 अटैक अमेरिका की तरफ से हुए हैं, आप लोगों ने उस हमले का कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया है? जी, 80 का जवाब 84 से दिया है। ईरान ने अभी जो 1 घंटे पहले जो न्यूज आई है, उसमें जो है आईआरजीसी ने कहा है कि हमने जो है अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक कल रात में की है सीरक आइलैंड पे, बंदर अब्बास पे, माशहर पे, सब कुछ क्लियर है, उसके जवाब में हमने रिटेलिएट किया है। हमने 84 ठिकाने को जी रिजवी साहब मेरी जी बिल्कुल 84 रिजवी साहब ठिकाने पर। रिजवी साहब छोटी सी बात सुनिएगा, आपने कहा आप एक एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर मुझे ये बता दीजिए उन 3 शिप के ऊपर किसने अटैक किया होगा? किसी की साइड मत लीजिएगा, किसने किया होगा? या यूएस ने किया होगा या ईरान ने किया होगा? बड़ी सीधी बात है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब आती है बात कि कौन कर सकता है और कौन रिटेलिएट। भाई 3 का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रूफ सेंटकॉम के पास होगा, तभी तो वो अप्रोच करेगी कि नहीं जनाब हमें कुछ करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये जो माहौल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ट्रंप साहब को वो गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, बट दैट डजंट मीन कि हम 3 शिप्स के ऊपर अटैक कर लें, हम वापस हॉर्मुज में उसी सिचुएशन में आ जाएं जो कि 10 दिन पहले था। आपके सिर्फ एक छोटे से अटैक पर 3% बढ़ गया है ऑयल का रेट, आप देखेंगे रोजाना बढ़ेगा। एक बार उनसे ही पूछ लेते हैं। रिजवी साहब एक बार बताइए कि जो अटैक हुए हैं शिप्स कौन पर, कर रहा है? वो कौन, आपकी तरफ से हुआ है, ईरान की तरफ से हुआ है, अमेरिका की तरफ से हुआ है, या कहीं और से हुआ है? कहीं और से संभव है नहीं वैसे? देखिए जी सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरी बात वहां रह गई थी कि देखिए जो एमओयू साइन हुआ था उस पे कुछ शर्तें ऐसी थी, जिसमें से मैंने बताया एक चीज तो सर ने कहा कि बहुत अच्छी चीज आपने कहा, मान लिया कि हाँ भाई ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज, 3 रोज पहले 4 रोज पहले मुसलसल जो है लेबनान पे हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, उसमें ये शर्त नहीं मानी जा रही है। ये 2 पॉइंट जो है बहुत अहम थे। और तीसरी चीज जो सर पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए हमारा काम है न्यूज को लेना, एनालाइज करना। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने नकारा नहीं है इसको, मैंने नहीं कहा है कि ईरान ने ये हमला किया है या नहीं किया, ठीक है, मैं इसको नहीं नकारता हूँ, लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये कि अगर यहाँ से होता तो ये फौरन बयान देते कि भाई हमने निशाना बनाया है। लेकिन एक बात तो ये है सर, देखिए हमला आपके यहाँ से हो या हमला अमेरिका की तरफ से हो, थोड़ा सा इन शॉर्ट जी कंप्लीट कीजिए। इन शॉर्ट ये कि जो पास्ट
पास्ट में रहा है। फॉल्स फ्लैग के अंडर में बहुत से ऐसे वार्स हुए, बहुत से ऐसे अटैक हुए हैं जिसको अभी तक नहीं कहा जा सका है कि ये किसने किया था, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी मीनाब में हो गई। आज तक अमेरिका और ट्रम्प कह रहा है कि अभी तक हमारे लिए साबित नहीं कि हमारे टॉमहाउक ने उसको निशाना बनाया ये बात तो है। ठीक है सर, चीजें देखने और ये सोचने कोई और माने समझने ना की माने, है। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे यहाँ कहावत है ना। लेकिन देखिए कोई माने ना माने, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं और जो चीजें हैं, जो वास्तविकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दीपक बोरा जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपको लग रहा है कि इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाले कुछ दिनों में फिर से दिखाई देगा? क्योंकि अभी तो धीरे धीरे वहां से उस युद्ध से निकलकर दुनिया नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही थी, और भारत जैसे देश या अन्य जो देश हैं जिनका सप्लाई चेन है इस रूट पर, वो नॉर्मल होने के रास्ते में थे, और अचानक से इतना बड़ा फिर से स्ट्राइक हो जाना, ये तो साफ सीधी बात है कि भाई हम भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम भी हमारी नहीं सुन रहे, तो हम भी तुमको मारेंगे, तुमको भी हम मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहा था। अभी कर्नल साहब कह रहे थे और हमारे जो सहयोगी हैं ईरान से, सर किसकी गलती है पहले? इन वॉर दैट डजंट मैटर, तूने पहले गोली मारी, मैंने दूसरी मारी, इट्स मीनिंगलेस। मेन चीज अब आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहाँ है इस वक्त? तुर्की में है, जो ईरान का पड़ोसी है, और ये नेटो का समिट हो रहा है, और उसमें उन्होंने फटकारा है नेटो वालों को कि आप लोग हमारी मदद नहीं करते, हम अकेले जाएंगे। साफ संदेश है कि मैं मारूंगा ईरान को। अब आप गाली गलौज करिए, बदमाश है, चोर है, डाकू, वो सब कुछ चलने दीजिएगा। द फैक्ट इज दैट ही हैज हिट। सेंटकॉम छुपाता नहीं है। ईरानियन स्टेट मीडिया, मैं अपने ईरानियन दोस्त को बता देता हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि कमर्शियल टैंकर इंक्लूडिंग कतारी LNG कैरियर वर हिट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपके स्टेट मीडिया कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कोई खबर नहीं, IRGC नहीं, वो आपकी मर्जी है। दिस इज व्हाट हैज बीन डन। सेकेंडली सर, आपको ये भी मालूम है कि जो एक्सपोर्ट परमिशन ऑयल की दी थी, वो जो सैंक्शन वेवर था उसको विड्रॉ कर दिया है, वो भी खत्म हो गया है सर। दैट्स नॉट गोइंग टू नाउ, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। और फाइनली सर, मैं ये बता देता हूं कि ट्रम्प साहब जो कहते रहे हैं, माने ना माने, वो क्यों कहते थे, पूर्णिमा नाथ मैडम बैठी हैं अमेरिका में, वो बताएंगे वो क्यों कहते थे कि फील्ड मार्शल, जो खेती मार्शल पाकिस्तान का, आई लव हिम, ही इज अ फाइटर, America loves a fight. Come on, sir, let's get real about this. And our friends in Israel is sitting there too, sir. Shalom to you, sir. Pizza Khanle Israel. What I just want to say is that America में ये mood है इस समय। अब ट्रम्प की मिड टर्म इलेक्शन है, ये वो सब जस्टिफिकेशन है। फैक्ट इज ये नहीं रुकेगा। और फाइनली आई कंक्लूड, वो फ्रेंच, जब मैं फ्रांस में पढ़ता था, फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा था, जितना बदलता है उतना वही रहता है। किसकी गलती है, किसने किसको ठोका, एटसेट्रा, कितने मर गए, ट्रम्प डजंट केयर। बाय टुमारो वी विल आल्सो हैव फॉरगॉटन। सच्चाई ये है कि ऑयल प्राइसेस 5% बढ़ गई हैं, इतनी नहीं जाएंगी कि सारी दुनिया में तहलका मच जाए, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा है, लेकिन अमेरिका नहीं रुकेगा जब तक न्यूक्लियर डील पे नहीं हस्ताक्षर होते। सो ये पीस डील नहीं है, ये एक फटी कमीज डील है, इसमें ढेर सारे छेद हैं। पूर्णिमा जी, ऐसा लग रहा था अमेरिका, ट्रम्प और अमेरिका में जिस तरीके से ट्रम्प का विरोध चल रहा था, जब युद्ध दोनों देशों के बीच, तीनों देशों के बीच जब युद्ध चल रहा था, शांति वार्ता करने की कोशिश हो रही थी, तो ट्रम्प लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से एक तरफ शांति करें और दूसरी तरफ दुनिया को यह भी दिखाएं कि भाई हम शांति कर रहे हैं लेकिन अपने शर्तों पर। क्या अमेरिका की शर्तें ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मजबूर होकर अब अमेरिका को स्ट्राइक करना पड़ा है, एक बार फिर से नया अध्याय शुरू करना पड़ा है? क्या ईरान झुकने को तैयार नहीं है? क्या सिर्फ जो परमाणु समझौता है उस पर बात टिकी हुई है या कुछ और मसला है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपके सारे क्वेश्चन का मैं एक फाउंडेशनल क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नेतन्याहू जो फरवरी 28 में स्ट्राइक किया ईरान को, उसका हमें अमेरिकन पब्लिक को उन्होंने क्या बताया? इनिशियली क्या बताया? बोल रहे थे कि वी आर कमिंग, ईरानियन लोगों को बोल रहे थे कि वी आर कमिंग, हेल्प इज ऑन द वे, वी आर कमिंग फॉर द पीपल। उसके बाद क्या हुआ आपको याद दिला दूं, प्रेसिडेंट ट्रंप की बयान में इट वाज एन एरोगेंस। बेसिकली हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि उनके आयतुल्ला को हमने मार दी, उनके सेकेंडरी लीडरशिप को हमने मार दी। जो अभी थर्ड लेयर की लीडरशिप है वो
उनको भी उड़ा देंगे, पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। हम तो एक आफ्टरनून में, अभी भी लिटरली 2 दिन पहले इनकी भाषण आई है, हमने तो ईरान को एक आफ्टरनून में खत्म कर सकते हैं। तो ये सब भाषण आप डिप्लोमेसी समझते हो उसको? मैं तो इसको डिप्लोमेसी नहीं कहती हूँ। दादागिरी डिप्लोमेसी कहते हैं इसको। एब्सोल्युटली, डिप्लोमेसी क्या होता है? दोनों जो भी पार्टीज है, आप दोनों को रिस्पेक्ट तो करेंगे ना। यहाँ पे रिस्पेक्ट आपको दिखता है क्या? तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हो क्या रहा है? अमेरिका का दबदबा चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर वेदर इट्स रिपब्लिकन बैठे हुए या डेमोक्रेट बैठे हुए, उनके तरीके डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अमेरिका में आज जो प्रेसिडेंट के पोजीशन में बैठे हुए ट्रम्प, उनके जो अवतार है, उनके जो मैनिफेस्टेशन है, ही हैज एम्ब्रेस्ड the arrogance, the ego, the narcissism and the entitlement कि अमेरिका is unbeatable, अमेरिका is the supreme power and अमेरिका को कोई हरा ही नहीं सकता। doesn't matter military power हो या नहीं हो, कितने पैसा हो, कितना पैसा नहीं हो। This is exactly what is the embodiment the President Trump is taking around। अब टर्की के बारे में आपको याद दिला देती हूँ। टर्की के बारे में नेफ्टाली बेनेट ने कुछ वीक्स पहले ये शब्द यूज किया था, स्पेसिफिकली कोट एंड कोट। उन्होंने बताया था टर्की इज द न्यू ईरान। आपको याद, आप अगर पीस ढूंढ रहे हो ना, अमेरिका से आपको नहीं मिलेगा पीस। पीस शब्द यूज करा जाता है एज ए टूल, एज ए प्रोपागेंडा। और पीस, और मैं आपको ये बताती हूँ कि ये अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, जो भी एब्राहमिक फॉलोअर्स है, सब इनकी जड़ ही ये है। सुप्रीमेसी और अदराइजेशन इज पार्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी। तो ये पीस आपको वहां से नहीं मिलेगा। ये एक दूसरे को फाइट करते रहेंगे। नहीं और मैम, हमारे लेकिन जैसे एक चीज और बीच में समझाइए, बैठे हुए बताइए उनको हटाएंगे कि पहले। जो नेटो कंट्रीज हैं और दुनिया भर के तमाम देश अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे थे, साथ में खड़े नहीं हो रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लोगों से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं, धमका रहे हैं कभी कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करो, लेकिन कोई हाथ से हाथ मिलाकर चलने को तैयार नहीं हो रहा था। इस वक्त क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने तय किया है कि कोई आए ना आए, इस बार सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा और अंतिम सांस तक इस लड़ाई में अमेरिका खड़ा रहेगा, ईरान को झुकाकर ही मानेगा? जी पूर्णिमा जी, आप ही से सवाल है मेरा। जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प डजंट रियली केयर कि यहाँ पे हो क्या रहा है, डिप्लोमेसी कैसे करती है। उनकी जो जीरो सा इल्यूशन है उनका, वो है एक थ्रेटनिंग और कोर्शन पे चलती है और ट्रांजैक्शनल बार्गेन पे चलती है। तो उनको लगता है सारे प्रॉब्लम ये दोनों से ही मिट जाएंगे। उनका बीच में जो एक ग्रे एरिया है, जहाँ पे किसी के साथ बैठ के आप बात करोगे, उसका कोई कॉन्सेप्ट उनका नहीं है। वो लेफ्ट एंड राइट स्टेटमेंट देते रहते। जेडी वांस यहाँ से जाके निगोशिएशन के लिए गए थे वहां पे, आपको याद है कुछ दिन पहले जी। वो पाकिस्तान के लोग भी गए थे, फिर ईरान की डेलीगेशन वहां पे पहुंच गए थे। जेडी वांस ऑन द वे है, तभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज थ्रोइंग वियर्ड स्टेटमेंट्स। वहां पे जाने के बाद पता चला उन्होंने लिटरली दे डिडंट इवन हैव ए फोटो ऑफ, डिस्कार्ड कर दिया। उनके साथ अभी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही है। कैसे होंगे आप मुझे बताइए। आप ईरान को छोड़ दीजिए, साइड में रख लीजिए। इफ इट वाज यू, if it was your country, if it was India and Trump was behaving with you like this, would you have tolerated? That is my foundational question। आपका डिफेंस का अधिकार नहीं है, सिर्फ अमेरिका का अधिकार है कि डिफाइन करे टेररिस्ट कौन है और कौन किसके साथ बिजनेस करेंगे, कौन कैसे किनका कैसा अपना देश चलाएंगे, कौन से रिलीजन पे चलाएंगे। that is the duty of अमेरिका। ये ड्यूटी ये चौधरी का ड्यूटी लेके बैठा हुआ है अमेरिका। It's not about Iran, it's about every single country। अभी तो वो ईरान Exactly, मैम, ये सिर्फ ईरान, अमेरिका या इजराइल ईरान के बीच की बात नहीं रह जाती है। जब मुद्दा हॉर्मुज का आ जाता है तो दुनिया भर में इसका इंपैक्ट और इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में देख लिया था कि क्या हालत हो रही है दुनिया की, क्या दुनिया भर में कैसा माहौल बनता जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 3 में न 13 में आप लोगों का तो वैसे ही इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि ये स्टैंड किधर की तरफ है, अमेरिका का, ईरान का? ईरान भी कह रहा है कि भाई हम घुटने पर नहीं आएंगे।
विद्यानाथ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन द शो। देखें, नुकसान तो हो रहा है, और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर रीजन की, जीसीसी की, और उससे भी ख़ास अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, तो मैं आपको दोबारा से यही बताना चाहूँगा जो मैं हमेशा बताता हूं, कि ये जो नुकसान जितने भी हुए हैं, कैपेबिलिटीज़ रहने के बावजूद यहाँ का हमेशा से एक ही स्टैंड हम लोगों ने देखा है कि किसी भी तरीके से शांति वार्ता हो, शांति बरकरार रहे, पीसफुल तरीके से रीजनल एस्केलेशन नहीं हो। और जिस तरीके से आज ये जो सिचुएशन दोबारा ये बनी है, ऐसा लग रहा था कि ये 60 दिनों में कुछ ऐसे मैकेनिज्म को लाएंगे कि इस पूरे इलाके में शांति बरकरार हो जाए, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा। और ये सांप और सीढ़ी का जो खेल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और आपने अभी बातें हो रही है, 2-3 चीजें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। इतने दिनों से तमाम चीजें चल रही हैं। ईरान के साथ ही कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, इजराइल वाले कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से इसमें है नहीं। लेकिन तमाम चीजें जो एक्शन में, वो तमाम चीजें दिख रही हैं। ये तमाम चीजें दोबारा से एस्केलेट हो रही हैं। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? हम सब जानते हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या लग रहा है कि ये ईरान की जिद की वजह से एक बार फिर से ये नौबत आ गई है, या अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है? दोनों की जिद है। देखें, जो भी इस इलाके में शांति चाहेगा, उसको एक कदम आगे बढ़ना होगा, झुकना पड़ेगा। अगर कोई भी ये चाह रहा है कि हम अपनी तरफ से एरोगेंट होके कि जिद पे बरकरार रहते हैं, तो इस इलाके का जो सबसे बड़ा नुकसान आप देखें, आज हॉर्मुज को बंद होने की वजह से अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, तो अभी सब कह रहे हैं कि ये आपके और हमारे, या इजराइल, ईरान और इसके अमेरिका तक की बात लिमिटेड नहीं है, महदूद वहां तक नहीं है। पूरी दुनिया पे इसका असर है, आप पे, हम पे असर है। और खास तौर से इस इलाके में जो एक प्रोग्रेसिव सोच को लेके ये कोशिश हमेशा चलती है, एक विजन के साथ, कि हम कैसे भी रीजनल एस्केलेशन नहीं, रीजनल पीस और प्रोग्रेस की बात करें। उस पे जो एक सबसे बड़ी बाधा आ रही है, उसमें ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। और खास तौर से देखें कि अभी अगर जी मैं लौट कर आता हूं आपके पास। रिजवी साहब, पेच कहां फंसा हुआ है? परमाणु वाले मामले पर फंसा हुआ है, या कुछ और भी बचा हुआ है? देखिए, पेच तो बहुत सी जगहों पे फंसा हुआ है, लेकिन मैं बात थोड़ा सा, जैसे हमारे आसिफ रमीज साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, शांति होना चाहिए रीजन में। लेकिन देखिए, जब एक गुंडा, एक दादा और एक जो चौधरी जो है अपने आप को बनना चाह रहा है, वो अगर आपके घर में, आपके कंपाउंड में, आपके मोहल्ले में आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? झुक जाएंगे उसके आगे, आप कह रहे हैं? मैं ये नहीं समझता कि ईरान की ये आइडियोलॉजी हो। जब ये घुस गया है तो इसको यहाँ से निकालना है। आप बता दीजिए कि इससे पहले ईरान ने कभी क्या सऊदी पे हमला किया, क्या यूएई पे किया, या सर वो तो निकल गया था, कभी नहीं निकल गया था ना। वो कह रहा था कि भाई हम निकल गए हैं, आइए बैठिए बात कर लेते हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जिस पर दोनों लोग सहमत हो जाएंगे तो अब मैं शांति आ जाएगी। अब मैं यही बताने जा रहा हूँ कि पेज कहाँ पे फंसा है। पेज देखिए यहाँ पे फंसा है कि पेज यहाँ पे फंसा है कि जो है, पहले तो लेबनान से जो है, जो ये अंदर 20-25 किलोमीटर अंदर घुसा है इसराइल। क्योंकि देखिए, जैसा कि हमारे सर ने भी कहा था कि ये बुलबुल है इसराइल जो है अमेरिका का। तो मैं कहूंगा, एक सिक्के के दो रुख है। एक तरफ जो है इसराइल है, दूसरा अमेरिका है, और दोनों की आपस में जो है बहुत अच्छी तालमेल है। वो दिखाने के लिए कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि वो किसी के नहीं सुनते हैं, वो उनको बोलने से पीछे नहीं हटना है, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन जो है, इनको पीछे रीजन से हटना होगा। ये 20-25 किलोमीटर जो अंदर घुसा है, ये पूरा लेबनान कैप्चर करना चाहते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि जो ग्रेटर इसराइल का मसला है, जो ग्रेटर इसराइल का, ये सब गूगल में मौजूद है, नेट पे पड़ा हुआ है कि ये चाहते हैं कि लेबनान ले लें, इराक ले लें, और सऊदी के बहुत से वो है। तो इसको जो है पीछे हटना होगा। ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान अगर कोई ये मानसिकता कह रहे हैं कि देखिए, मसला जो फंसा हुआ है वो लेबनान का फंसा हुआ है, जिस पर इजराइल मानने को तैयार नहीं है, और अमेरिका पहले इजराइल को कह चुका है कि भाई मान जाओ, लेकिन इजराइल मानने को तैयार। सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? रिजवी साहब, दिल पर हाथ रखकर एक बार ये कह दीजिए कि क्या आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है? अगर वो गुंडा है तो उसकी पेनल्टी पूरी दुनिया देगी हॉर्मुज में। अगर आप लेबनान के स्पोक्स पर्सन हैं, तो लेबनान डिसाइड करेगा कि उसके यहां क्या है, या आप डिसाइड करेंगे? हिजबुल्ला, जिसके लिए आपके दिल में बड़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल, मैं हिजबुल्ला क्या है? नहीं, एनालाइज कर रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हिजबुल्ला क्या है? इज इट लेबनीज आर्मी? बिल्कुल। नो, इट इज नॉट।
लेबनान में उनकी क्या औकात है मैं वो भी बता देता हूं। 123 सीट के अंदर 12 सीटें उनके पास हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर उनके पास हैं, बट उसके बावजूद जनवरी 2026 में उसी पार्लियामेंट ने बोला कि हिजबुल्लाह हमारी ऑथराइज्ड फोर्स नहीं है और इसे डिसआर्म करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए ना, आप कह रहे हैं वहां गलती हो रही है, बट क्या 2 गलतियों को मिलाकर आप उसकी कीमत मेरे से वसूल करेंगे, पूरी दुनिया को तकलीफ में डालेंगे? अगर आपकी लड़ाई उसमें जीतते हैं आप, तो मैं आपके साथ हूं कि अगर आप दुनिया का हॉर्मूज पर ऑयल चोक कर देंगे, उन 3 जहाजों को गिरा देंगे, उनके गिराने से फर्क क्या पड़ा आपको मैं बता देता हूं। 70,000 रुपए इंश्योरेंस में बढ़ गया है कॉस्ट, $1 लाख तक बढ़ गई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप सोच लीजिए, मैं चलो 3% उनका ऑयल प्राइस बढ़ा है कच्चे तेल का, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे एक बात बताइए, ये प्राइस कौन दे रहा है? ये आप दे रहे हो, यूएस दे रहा है? नहीं, ये आप हमसे दिलवा रहे हो, एक बात दुनिया चलन से सर, दिलवा रहे हो। एक बात तो ये है ना कि उनको पता है कि हॉर्मूज ही हमारे पास वो हथियार है, हमारा वो ब्रह्मास्त्र है, जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया को और अमेरिका को ये बता सकते हैं कि भाई साहब यहां आइए और यहां आकर बात कीजिए। इस रास्ते को हम अगर चौक कर इसका देंगे, मतलब सीधा हो गया कि एथिक्स और मॉरल्स के ऊपर बात ही मत करो। फिर एथिक्स और मॉरल किस बात के? कि पीस होनी चाहिए, फिर बोलिए। किस बात की पीस होगी? रिजवी साहब, आप मेरे ऊपर मत लाइए, मेरी दुनिया पर मत लाइए ये तकलीफ। आपका प्रॉब्लम है, आपने और यूएस ने मिलकर बैठकर डिसाइड किया सीज फायर होगा, फ्रेमवर्क डिसाइड किया एमओयू का, 60 दिन आपने डिसाइड करें। ये अब आप दोनों की जिम्मेवारी है कि आप उसे निभाएं, और अगर दूसरा नहीं निभा रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार हॉर्मूज को चोक करेंगे, वहां स्ट्राइक करेंगे। बोलिए। शैलेंद्र जी बिल्कुल पते की बात कह रहे देखिए सर, हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पे अपनी बात कि अगर अमेरिका दादागिरी कर रहा है, या अगर आपको जिम्मेदारी से उसको अटैक करना है या रिटेलिएट करना है, तो आप डायरेक्ट अमेरिका और इजराइल को इन्वॉल्व कीजिए। आप पूरी दुनिया पे उसका असर ला रहे हैं। एक बात जो शैलेंद्र जी ने कहा, दूसरी चीज है आप जो अपने पड़ोसियों के यहाँ भी, जैसे मैं बताऊं कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत ही पीस लविंग कंट्री है, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो गए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरीके का रिलेशन करना, फिर उसके बाद इस पूरे जीसीसी में जब भी मिलता बस यहीं पे आप आके ये कहते हैं कि यहाँ पे बेसेस हैं, हम इसको अटैक कर रहे हैं। भाई आप अमेरिका को और इजराइल को डायरेक्ट उनके साथ फेस ऑफ करो ना, तब जाके अगर बात, या फिर आप हॉर्मूज में उन लोगों को कम से कम आने जाने दो जो आपके दोस्त हैं, जो इसमें जिम्मेदार नहीं। आपने तो पूरी तरीके से दुनिया के सप्लाई चेन को रोका और अपने पड़ोसियों पे खामखा, जिससे आपके अच्छे रिलेशन भी हो रहे थे, आप उनको भी जाके अटैक करने चले जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तमाम चीजें जो 60 दिन की बात हुई थी और सीज फायर की बात हुई थी, डीएस्केलेशन की बात हुई थी, उस पर स्टिक करें। और अगर इस बीच कुछ मामला होता है तो मध्यस्थता जो कर रहा है, मध्यस्थ कंट्री जो है, उसकी भी तो जिम्मेदारी आती है ना। उसकी सिर्फ जिम्मेदारी ये तो नहीं आती कि उनके देश का और उनके सिटी का नाम आ जाए सर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, मध्यस्थता कंट्री की तो जिम्मेदारी और लालच सिर्फ इतना है। जी आसिफ रमीज भाई, मैं आपको एक चीज बस छोटा सा, आपने क्योंकि जिक्र कर दिया, जो मध्यस्थता करने वाली कंट्री है ना, वो इतना बड़ा लालची है कि उसको जहां टुकड़ा दिखता है वो उस टुकड़े के पीछे पड़ जाता है, उसके इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। सर ये बात ईरान भी जानता है, ये बात हम भी जानते हैं, और ये बात अमेरिका भी जानता है। मैं समझ रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई आपके पास आपको क्रेडिट मिल रहा है अगर मध्यस्थ करने की, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको भी तो सॉर्ट आउट करें। और आप ये देखें कि इसके साथ साथ और भी दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे कतर हैं, या यहाँ पे जीसीसी में अलग कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, आप तुर्की है, तमाम अलग कंट्रीज हैं जो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये पीस डील हो जाए। अगर इस बीच में एक दो ऐसे कंट्रीज भी हैं, जिसमें मैं इजराइल का नाम लूंगा, जो लेबनान के अंदर जो अटैक्स हुए, तो उसकी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे भी इसको रोकने में मदद करे। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि ये पीस डील नहीं हो, ये डिरेल हो जाए, और उसमें ये जो इस इलाके में जो शांति पे असर आता है, जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं। कौन सी कंट्रीज हैं सर, जरा एक बार खुल के बताइए। मैं कह रहा हूँ इजराइल तो है ही सबसे पहले, इजराइल तो है ही, और उसके बाद आप बताएं कि आज भले ही वो जिम्मेदारी नहीं ले, लेबनान के यहाँ जितने भी अटैक्स होते चले गए लगातार, या इसके सीज फायर का उल्लंघन जो होता रहा, फिर बोले हम अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सब आपस में मिले जुले हैं, और इसमें ईरान भी
जिम्मेदार है, इसलिए कि इस इलाके में अगर कोई पंगा होता है, मसला होता है, तो ये नहीं कह सकते कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है। ठीक है भाई, इस रीजनल सिक्योरिटी को, रीजनल एस्केलेशन को, रीजनल पीस का ध्यान कौन देगा? ठीक है, जल्दी से रिजवी साहब, अब थोड़ा वक्त कम बचा हुआ है, रिजवी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, शैलेंद्र जी का भी और रमीज भाई का। जी बिल्कुल, रमीज भाई से मैं कहूंगा बिल्कुल लॉजिकल बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं मारते जब आपका बेस भाई अमेरिका, 5th फ्लीट अमेरिका की बहरीन में है, क्यों है? मुझे अफसोस होता है, हम एक तरफ देखते हैं और खास एक चश्मा, एक मिनट मैं अपनी लेट्स मी कंप्लीट। और पूर्णिमा जी जैसा कि यूएसए से जुड़ती हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि वो ईरान का साथ देती हैं या ईरान की हामी है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल और वो सामने सामने की बात करती हैं। भाई, आप जो है जब अपनी बेस दे रखे हो, अपना अड्डा दे रखे हो, आप वहां से फ्यूलिंग करते हो, आप वहां से रिफ्यूलिंग करते हो, आप KC-135 को वहां पे आने देते हो, जाने देते हो, तो कैसे हमला नहीं करेगा? कैसे अटैक रिटेलिएट नहीं करे उस जगह पे? यानी कोई पत्थर आपके यहाँ से मारे और आप कहो कि नहीं मैं वहां जाके मारूंगा, नहीं भाई, जहां से पहले आ रहा है वहां से मारना जरूरी है। और दूसरी चीज, जैसे कि हमारे शैलेंद्र साहब ने कहा, वो बहुत सही बात है कि हम क्यों इसमें, क्योंकि मैं भी एज ए इंडियन तकलीफ हमको भी होती है, हमारा भी अर्थव्यवस्था हमारी भी खराब हो रही है, हमारा GDP खराब हो रहा है, इसमें मुझे भी तकलीफ है, लेकिन इसमें चारा नहीं है, क्योंकि रीजन में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जब एक जगह कोई मसला होता है, एक फैमिली मेंबर की तरह है। नहीं, वो बात तो ठीक है, नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन देखिए एक सेकंड, शैलेंद्र जी और रमीज जी जो बातें कह रहे हैं, देखिए आप 3 देश आपस में लड़ रहे हैं, आप लड़िए, खूब लड़िए, एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई एक दूसरे पर हमला, कोई एक पर हमला करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, जाहिर सी बात है ना। लेकिन जब आप हॉर्मूज को दबाते हैं, वो नब्ज दबाते हैं, तो पूरी दुनिया को दिक्कत होती है। हॉर्मूज क्या आप लोगों के लिए एक नब्ज है जिसको दबाकर आप अमेरिका को भी दिखाते हैं, दुनिया को भी दिखाते हैं कि भाई हमारे पास तो वो तार है जिसको काट देंगे तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, पूरी दुनिया क्राइसिस में चली जाएगी। और इसीलिए अभी जो 3 जिस शिप्स की अटैक की बात चल रही है, उस पर अटैक आप लोगों ने पहले ही दिन कर दिया और दिखा दिया कि भाई देख लो, यहां आओ, यहां अगर बात करो। इतनी नहीं है विद्या जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए आप कि अगर लेबनान के अंदर मासूमों की जो जान जा रही है, और जैसे अभी रिजवी साहब कह रहे हैं, रिजवी साहब ने अभी एक बात बताई, अभी रिजवी साहब ने एक बात कही कि हम बेसिस पे करेंगे। आप बताइए, लेबनान में अगर इनोसेंस पे की जाने गई, तो ये जो बेसिस के नाम पे जो सिविलियंस पे भी अटैक कर रहे हैं, ये जो वहां पे भी कभी हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो इनमें और उनमें फर्क क्या रह जाता है? साथ साथ आप हॉर्मूज की अगर बात करें, तो हॉर्मूज को रोक के आप पूरी दुनिया की नब्ज को दबा रहे हैं, तो आप कोई रास्ता तो निकालेंगे। रास्ता क्या है? रास्ता है डीएस्केलेशन है, रास्ता है डायलॉग है, डिप्लोमेसी है। अगर एक तरफ से नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से भी नहीं हो रहा है, तो आप उनको बोलिए। इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि मैं कह रहा हूं, आपकी बात सही है, लेकिन बेनियामिन जी को एक बार मैं जोड़ रहा हूं, उनको बेनियामिन जी को जोड़ रहा हूं। जो है सर ये बताइए कि आप लोग इस तरह से होता जी, एक सेकंड रुकिएगा। बेनियामिन जी, मुझे बताइए कि आप लोग क्यों नहीं मान रहे? क्यों आप लोग एक देश जहां आप लोग लगातार अटैक कर रहे हैं, वहीं पर अगर सुई अटकी हुई है, वहीं पर पेच फंसा हुआ है, तो या तो उसको निपटाइए, जल्दी से खत्म कीजिए अपना ऑपरेशन, या फिर छोड़ दीजिए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए खाली लास्ट वीक में हम लोग ने लेबनान के गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ऑलरेडी कि हम लोग कैसे चलेंगे आगे। बट हिजबुल्लाह जो अपने जो मित्र है हमारे, वो बोले बराबर, हिजबुल्लाह वो जो है उन लोग की 2 सीट्स है खाली, और उन लोग दे आर नॉट ऑफिशियल आर्मी इन लेबनान, सो व्हाई दे मस्ट एक्ट अगेंस्ट लेबनान? वी आर एबल टू मेक पीस टुमारो मॉर्निंग विद लेबनान, एंड लेबनान इज एग्रीइंग। Also the public, 80% of public of Lebanon is agreeing for the peace with Israel. तो उसका मैटर ही नहीं है, ये लेबनान अपना ईरान का मैटर ही नहीं है इसके अंदर। ईरान has a proxy over there. Sorry, Iran has a proxy over there, and Iran has a proxy in Yemen, and also Saudi is also suffered from them for 4 years or 5 years. जल्दी से एक छोटा कमेंट दीपक जी और पूर्णिमा जी बहुत देर से उंगली उठाकर बैठी हुई है। पूर्णिमा जी 30 सेकंड में। विद्यानाथ जी, मेरा एक क्वेश्चन है, आप बार बार ईरान को पूछ रहे हैं कि दुनिया की फिक्र करे। अमेरिका को पूछा है दुनिया की फिक्र करने के लिए, इजराइल को पूछा दुनिया की फिक्र करने के लिए। ये क्वेश्चन तो हर किसी को पूछना चाहिए ना। मैं किसी की साथ नहीं दे रही हूँ, ना ईरान की साथ दे रही हूँ मैं इसमें। बट ऑफेंसिव स्ट्राइक इजराइल और ईरान के साथ अमेरिका में ईरान के पास ऑप्शन क्या है? आप बोल रहे हो कि उनके पास जो हथियार है वो भी ना यूज करें। आप सबके पास अपना हथियार होता है, किसी
को राइटिंग आती है, किसी को स्पीकिंग आती है, किसी को पीछे से बैठ के स्ट्रेटेजी करना आती है। आप जिसके जो हथियार अपने पास है वो हथियार आप बंद कर देते हो, बोल रहे हो वो यूज नहीं करना चाहते हो। तो जो बर्ड है उसको बोलो कि आप उड़े ना, जो सांप है उसको बोलो कि उड़े। ठीक तो है। जो ऐसे तो नहीं चलता ना। एवरी सिंगल कंट्री टुडे, सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन लैंड हैज द राइट टू यूज व्हाट दे आत्मरक्षा हैव। का अधिकार हर देश अधिकार को है है। अपना डिफेंस करने की। जी बिल्कुल। दीपक जी 30 सेकंड सर। है। सर सब कुछ तो इन्होंने कह दिया, सिर्फ अभी जिक्र हुआ था कि कभी सऊदी अरेबिया पर हमला नहीं किया। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सितंबर 2019 में आधी प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया की ड्रोन्स और मिसाइल्स ने खत्म कर दी थी। आरामको सऊदी कंपनी है, उस पर हमला हुआ था और कहते हैं कि हूथियों ने किया था। सर मैं तो रहा हूं उस एरिया में, उनके पास ये काबिलियत नहीं है। बाद में स्थापित हो गए थे, ये सब ईरान से आए थे। सर क्यों सर, कभी हमला किया था? और हमला करने का कारण क्या था? तो सर हम लोग भूल जाते हैं, हमारी बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी होती है। सऊदी अरेबिया ईरान पे भरोसा नहीं करता, अमेरिका ईरान पे भरोसा नहीं करता, खाड़ी का एक देश ईरान पर भरोसा नहीं करता। दैट्स द एंड गेम, सो दैट्स द बॉटम लाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नमस्कार।